नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 15 जून 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन की। पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे साइक्लोन बिपरजॉय के बारे में। देखिए, आप सभी को पता है कि ये एक तरह का ट्रॉपिकल साइक्लोन है और ट्रॉपिकल साइक्लोन को फॉर्मेशन के लिए 5 मेजर कंडीशंस चाहिए होती हैं। पहला, लार्जर सी सरफेस टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या इससे ज़्यादा। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर एक प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादातर समुद्र के किनारे ही बनते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि आपका वाटर जो है, इसके ऊपर जो टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर जैसे ही 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है तो मॉइस्चर यहाँ से राइज करने लगते हैं बहुत तेजी से। इसके अलावा यहाँ पर जब लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट होती है तो ये आसपास की हवा को कन्वर्ज करती है और ये आसपास की हवा यहाँ आके हीटअप होकर ऊपर की तरफ राइज करती है, जिसके साथ ये मॉइस्चर पार्टिकल भी आपके ऊपर की तरफ राइज करते हैं। अब यहाँ जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है, विद इंक्रीज इन हाइट आपका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ऊपर जाके ये हवा कंडेंसेट करेगी। अब जैसे ये हवा कंडेंसेट करेगी तो यहाँ पर आपके क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी इन दोनों ही पार्ट्स में, जहां जहां आपकी हवा ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। ये बीच में जो आपको छोटा सा गैप देखने को मिल रहा है, इसे कहा जाता है आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, जहां पर रिलेटिवली आपकी काम कंडीशन रहती है। इसके दोनों तरफ आपको बहुत तेज हवाएं और बारिश देखने को मिलती है। अब अपर एयर में डाइवर्जेंस होने के साथ साथ दो चीजें और होती हैं जो इसमें प्री रिक्विजिट हैं। एक होता है क्रियोलिस फोर्स का प्रेजेंट होना। जैसे अगर आप देखें, इक्वेटर के पास क्रियोलिस फोर्स निग्लिजिबल है तो वहां पर कभी भी आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स नहीं फॉर्म होंगे। अब ये क्रियोलिस फोर्स क्या करती है, हवा को रोटेशनल मोशन देती है। जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे एक लो प्रेशर है, ऊपर से हवा आ रही है, नीचे से दाएं बाएं सभी तरह से हवा यहां पर कन्वर्ज हो रही है। अब ये अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो क्रियोलिस फोर्स की वजह से ये हवा राइट की तरफ आपकी बेंड होगी, यानी कुछ इस डायरेक्शन में आपकी मूव करेगी। अब जैसे ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगी तो ये एक तरह का साइक्लोनिक कंडीशन को जनरेट करेगी, जिसमें इसकी डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब ये जो आपका क्रियोलिस फोर्स है, ये भी एक प्री रिक्विजिट है। मतलब अगर क्रियोलिस फोर्स ना हो तो उन एरियाज में आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बनेंगे। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि वर्टिकल एयर स्पीड, यानी यहां से ऊपर की तरफ जो हवा बढ़ रही है, इसमें भी वेरिएशन होना चाहिए। इससे भी साइक्लोनिक मूवमेंट में काफी मदद मिलती है। ये 5 कंडीशन जहां भी पूरी होती है वहां पे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है इन दी ट्रॉपिकल एरियाज, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक। अब ये अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली नाम से जानते हैं। अगर बात की जाए साउथ चाइना सी की, तो चाइना के आसपास इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है और अमेरिका के पास यानी सेंट्रल अमेरिका में इसे हुरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम आपको याद रखने, कभी भी यूपीएससी आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन दे सकती है। अब यहां आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। देखिए, कुछ प्लेसेस हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपका जाखुआ पोर्ट है, ये न्यूज में रहा है, एंड रुपेन हार्बर आपका द्वारका के आसपास लोकेटेड है। ये दोनों ही आपके एरिया न्यूज में रहे हैं। अब देखिए, ये एरिया कहां पर लोकेटेड है। जैसे ये जो आपका रुपेन हार्बर है, गुजरात के कोस्ट पे, यानी यहां गल्फ के आसपास यहां पर लोकेटेड है। एंड इसके टोटली अपोजिट जाखुआ पोर्ट यहां पर आपका लोकेटेड है। तो ये दोनों लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कहां पर है, कौन से एरिया में। हो सकता है यूपीएससी इसके बारे में आपसे अगली बारी क्वेश्चन पूछ ले। अब यहां आपको एक चीज और याद रखनी है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। जनरली आपकी जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो लैंड के ऊपर फॉर्मेशन नहीं होती उनकी, बट कुछ केसेस में जहां पर आपको रिवर्स के डेल्टा देखने को मिले, उन एरियाज में आपको इनकी फॉर्मेशन लैंड के ऊपर भी देखने को मिल सकती है। मतलब इन द केस जहां पर आपके कोस्टल एरिया में डेल्टा वगैरह फॉर्म हो रहे हैं, वहां पर डेल्टा के थ्रू आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो इंक्लूड कर सकते हैं लैंड पार्ट पे भी। जनरली इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की हवा बहुत तेज रहती है। बिपरजॉय की भी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की है। अब यहां आपको मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताना है, ये बिपरजॉय नाम किस कंट्री ने रखा है। जैसे आपको पता होगा कि यहां आपकी कुछ कंट्रीज हैं जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज में आती हैं, खासकर ये इंडियन ओशन के आसपास। इन्होंने 8-8 नाम दे रखे हैं। तो ये कौन सी कंट्री के सजेस्ट किया हुआ नाम है, इसके बारे में आपने आज के कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली लॉ कमीशन ने लोगों को कहा है कि भाई जो भी आपके इनपुट्स हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, वो आप हमें दे सकते हैं। अब इसके लिए वेबसाइट पे इसे पब्लिश किया गया है कि आप अपने कमेंट्स यहाँ पे दीजिए। अब सबसे पहले हमें समझना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। देखिए,
आपको पता होगा कि जो आपके कोड्स हैं ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होते हैं आपके क्रिमिनल कोड्स, जैसे किसी ने किसी का मर्डर किया है तो मर्डर केस क्रिमिनल एक्ट में आता है। किडनैपिंग जैसे ये भी आपका इसी पार्ट में आ जाता है। अब ऐसे ही कुछ सिविल केसेस होते हैं जैसे मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, ऐसे ही बहुत से केसेस हैं। अब इन केसेस में क्या होता है कि आपके मुस्लिम बोर्ड्स के जो लॉ हैं वो एप्लीकेबल होता है मुस्लिम्स के लिए। कई बार कुछ केसेस में जैसे क्रिश्चियंस में भी ये एप्लीकेबल होते हैं क्रिश्चियंस के लिए अलग से। लेकिन हमारा जब संविधान बना था तो उसमें डीपीएसपीस को ऐड किया गया था, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आर्टिकल 44 के अंडर ये कहा गया था कि जो स्टेट है यानी कि भारतीय सरकार, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाए जो कि पूरी टेरिटरी में भारत की एप्लीकेबल रहे। अभी तक इकलौती गोवा ऐसी स्टेट है जहां पर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड एप्लीकेबल है। वो भी आपके पुर्तगीज जो थे, जो पहले उस समय गोवा पे रूल किया करते थे, उन्होंने इसे वहां पर एप्लीकेबल बनाया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत से केसेस हुए, उनमें से कुछ नोटेबल केसेस हैं आपके, जैसे साबानो केस 1985 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम एप्लीकेबल बनाएं। सरला मुदगल केस में भी 1995 में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को दोहराया था। और अभी रिसेंटली 2015 में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम इसी तरह की एक जजमेंट दी थी। अभी अगर बात की जाए, लॉ कमीशन ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में भी रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉज इसके बारे में पब्लिश की थी। आइए अब एक एक करके पॉजिटिव और नेगेटिव भी जान लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने के। देखिए, सबसे पहले इससे सेकुलरिज्म प्रमोट होगा। देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? जहां पर सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, वो सभी धर्म आपके कानून के सामने यानी लॉ बुक के सामने एक समान हो, यानी किसी को भी कोई स्पेशल प्रेफरेंस ना मिली हो। तो ऐसे केसेस में आप सेकुलरिज्म को देखते हैं। अब अगर हमें सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करना है ट्रू असेंस में, तो इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर हमें जेंडर जस्टिस को प्रमोट करना है, वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है और वनरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना होगा। अब जैसे मैं आपको कहूं कि वुमेन एक आपके वनरेबल सेक्शन में आती है, तो ये बात गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें ना तो इन्हें पॉलिटिकल इतनी फ्रीडम है, ना इकोनॉमिक इतनी फ्रीडम है और ना ही सोशल इतनी फ्रीडम है, तो जिसके कारण ये वनरेबल सेक्शन में आती हैं। अब अगर ये वनरेबल सेक्शन में आती हैं तो हमारी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मोरली कि हम इनके उत्थान के लिए कोई काम करें। इसके अलावा बात की जाए ट्रिपल तलाक जैसी प्रथाओं की, या प्रथा या कोई भी ऐसी आपकी प्रथा होती है जो वुमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट है, तो हमें उन्हें रोकना चाहिए। हमें यहाँ पर वुमेन्स के लिए एक समान अधिकार के लिए बात करनी चाहिए। तो वुमेन के कहीं ना कहीं उत्थान के लिए आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा जेंडर जस्टिस, यानी जहां पर आप कमजोर वर्ग के लिए कुछ बेटर करते हैं, यानी इक्विटी को प्रमोट करते हैं, हमें उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। हमारे जो लॉ बॉडी है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाएंगी। इससे जो आप देखते हैं सिविल केसेस बहुत लंबे समय तक खिंचते हैं, वो काफी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो यहां पर इसके लिए भी हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करना चाहिए। लेकिन इसे अप्लाई करने में कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने। जैसे पहले हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए। आप सभी को पता होगा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। इसके पीछे कारण क्या था? आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स ने हमारे धर्म के साथ यानी रिलीजन के साथ छेड़छाड़ की थी, जैसे सती प्रथा को खत्म करना, आर्मी के अंदर जैसे आप कास्ट बेस या अपने धर्म के या रिलीजियस सिंबल्स को नहीं फॉलो कर सकते, जैसे सिखों को कहा गया था कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, हिंदुओं को कहा गया था कि आप तिलक नहीं लगा सकते, मुस्लिम्स को टोपी पहनने से मना किया गया था। इसके अलावा जैसे ये खबर दी जाती थी कई बार कि आटे के अंदर बीफ मिला दिया गया है, मतलब भैंस का हड्डियों का चूरा और गाय की हड्डियों का चूरा या पिग की हड्डियों का चूरा, यानी पॉर्क को इसमें मिक्स कर दिया है, तो जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ था। यानी जब भी आप किसी रिलीजियस बॉडी को पोक करते हैं, उसमें जबरदस्ती चेंज लाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपको रिवोल्ट देखने को मिलती है। तो यहां पर हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए। इसके अलावा कम्युनल पॉलिटिक्स भी एक मेजर प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए। अब इसके लिए भी आप एग्जांपल ले सकते हैं मुस्लिम लीग का। देखिए, मुस्लिम लीग ने अपना पूरा करियर जो है या अपनी पूरी पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से बनाई थी? सिर्फ कम्युनल हेट्रेड को फैला के। अब अगर कम्युनल हेट्रेड को उन्होंने फैलाया, इसकी वजह से पूरे देश को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान जैसे देश का फॉर्मेशन हुआ और इसी कारण से आज भी भारत जैसा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। तो यहां आप समझिए कि भाई ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, ये लोग स्टार्टिंग में तो अपने करियर को चमकाने के लिए करते हैं इसे, लेकिन बाद में वो खुद इसके
आप ये कह सकते हैं ग्राहक बन जाते हैं। एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं इसके लिए। आपने सैयद अहमद खान के बारे में सुना होगा। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर इन मुस्लिम कम्युनिटी, बट इन द एंड मुस्लिम्स को एजुकेशन में लाने के लिए उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, और कब कांग्रेस का विरोध करते करते वो एंटी हिंदू बन गए, उन्हें खुद को भी नहीं पता लगा, और बाद में वो इस चीज को बदल भी नहीं पाए। तो कई बार ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स भी हैं हमारे सामने। जैसे आप सभी को पता होगा, हमारे संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, और ये मौलिक अधिकार है, यानी आपका बेसिक फंडामेंटल राइट है। अब इसके साथ छेड़छाड़ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू विच हमें यूसीसी को अप्लाई करना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स भी है हमारे सामने। आप कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि भाई ये जरूरी नहीं है कि यूसीसी के लिए आप इसको पुश करें सभी कम्युनिटी के ऊपर। अब इसके लिए आप अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकते हैं, जिसमें जागरूकता आए सभी कम्युनिटीज में, और वो खुद चाहें कि ये इस तरह के प्रावधान उनकी कम्युनिटी में भी एप्लीकेबल हों। अगर ऐसी अवेयरनेस जनरेट की जा सकती है तो इससे कम्युनल टेंशन जैसी चीजें कम होंगी। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे एलिफेंट्स के लिए एक अंडरपास के बारे में। देखिए, अभी रिसेंटली सदर्न रेलवेज ने एक एलिफेंट पास आपका क्रिएट किया है। अब यहां पर हमें एलिफेंट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि जिसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन भारत में देखने को मिलती है। इसके अलावा अफ्रीका में आपकी 2 प्रजातियां देखने को मिलती है एलिफेंट की। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अफ्रीका में कौन सी 2 प्रजातियां देखने को मिलती हैं आपको एलिफेंट की। एशियाटिक एलिफेंट की अगर बात की जाए तो इसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया के अंदर कर्नाटका में देखने को मिलती है। ये भारत का नेचुरल हेरिटेज एनिमल भी है, और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और साथ के साथ आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है। इसका लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड है 18 से 28 महीने का। एक आखिरी इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो आपका अंडरपास है ये क्रिएट किया गया है तमिलनाडु में। इतिमदई आपका जो सेक्शन है, वल्यार और इतिमदई वाला, इस सेक्शन पे इसको बिल्ड किया गया है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे गोदावरी रिवर के बारे में, जिसके ऊपर अभी फिलहाल आपके बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया आपकी पूर्णा रिवर के ऊपर, जो कि पार्ट है आपकी या ट्रिब्यूटरी है आपकी गोदावरी रिवर की। तो सबसे पहले हम गोदावरी के बारे में जान लेते हैं। इसका ओरिजिनेशन होता है आपके त्र्यंबकेश्वर से। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट से होके निकलती है, और ये ड्रेन करती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। अब यहाँ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में जान लेते हैं। पूर्णा इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, ये तीनों मिलके प्राणहिता बनाती है। ये प्राणहिता भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती एंड साबरी, ये सभी आपकी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपकी पूर्वा आ जाती है, मूला, मंजरा एंड मानेर, ये इंपॉर्टेंट इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा राजमुंद्री एक इंपॉर्टेंट शहर है आंध्र प्रदेश का, जो कि इसके ऊपर लोकेटेड है। और साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है, केजी बेसिन बहुत ज़्यादा फेमस है आपके पेट्रोलियम ओर के लिए भी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के बारे में, दैट इज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, जिसमें अभी भारत ने 6 स्थानों से इंप्रूवमेंट की है। पिछले साल हमारा रैंक रहा था 44, और इस साल हमारा बढ़ के 38 हो गया है। यानी इन टोटल अगर बात की जाए 139 कंट्रीज में हम 39 रैंक पे आए हैं। अब क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हमारे रैंक में सुधार आया? तो हमने डिवेलिंग टाइम को काफी कम किया। जहां पर आपको पोर्ट के ऊपर लोडिंग एंड अनलोडिंग में बहुत ज्यादा समय लगता था, अब उसमें सुधार आया। इसके अलावा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खासा वर्क किया। जैसे आपको सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में पता होगा, तो यहाँ पर हमने पोर्ट्स और शिपिंग सेक्टर में काफी बदलाव किए हैं, जिसके रिजल्ट की वजह से आपको आज हमारे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। देन इंप्रूवमेंट की है हमने पोर्ट की एफिशिएंसी में भी। जैसे पहले डॉक्यूमेंटेशन में काफी टाइम लगता था, अब डिजिटलाइजेशन के बाद से काफी कम समय लग रहा है। अभी भी काम काफी किया जाना है डिजिटलाइजेशन के स्फीयर में, बट स्टिल इसमें भी काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इसके साथ साथ ग्लासगो में जो हमने प्रॉमिस किया था पंचामृत, दैट इज कि हम कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देंगे, तो ये चीज़ हमारी पोर्ट सेक्टर में भी रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ पर भी हमने डीकार्बनाइजेशन के लिए काफ़ी सारे स्टेप लिए हैं। इसके अलावा सीमलेस मूवमेंट के लिए हमने 2 ऐप डेवलप किए हैं, दैट इज सागर सेतु और लॉजिस्टिक पोर्टल। इन दोनों के थ्रू हम सीमलेसली अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मूवमेंट दे पा रहे हैं। इसके अलावा हमने काफ़ी सारे बदलाव किए हैं लेजिस्लेशन में भी, जैसे मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 लेके आए हम,
एंड मरीन एड्स टू नेविगेशन एक्ट 2021 लेके आए। इससे कहीं ना कहीं मरीन सेक्टर या आप ये कह सकते हैं कि पोर्ट सेक्टर में काफी कुछ बदलाव आया है और इसी का रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि भारत के रैंक में लगातार सुधार होता जा रहा है। तो इस आर्टिकल में इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कोम रिवर की। देखिए ये आपकी तमिलनाडु के अंदर फ्लो करने वाली रिवर है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में ही आपकी फ्लो करती है, जो ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। इसे थिरुवेलुम केनी रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए इसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे जो इसका डेल्टा फॉर्मेशन हुआ है ना, उस डेल्टा के आसपास आपको देखने को मिलता है कि आगे एक सैंड बार बन जाती है, मतलब रेत इकट्ठा हो जाता है सेडिमेंटेशन के कारण, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में फ्लडिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर अब एक सैंड बार को हटाने के लिए हमने ट्रेनिंग वॉल बनाई है, मतलब ब्रिक से, मतलब आप ये कह सकते हैं बड़े बड़े चट्टानों से, पत्थरों से यहाँ पर वॉल बनाई है, जिससे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस एरिया में सेडिमेंटेशन को मिनिमम कर सकें। इसके साथ साथ इससे पानी इजीली ड्रेन हो जाता है, क्योंकि मिट्टी है, आपने सीमेंट वगैरह का कम इस्तेमाल किया है तो पानी आर पार निकल सकता है। साथ के साथ इससे कोस्टल इरोजन भी कम होगा, जिसकी वजह से आसपास के एरिया में आपको जो फार्मिंग में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा था कोस्टल इरोजन की वजह से, वो कम देखने को मिलेगा। अब इसे ये जो ट्रेनिंग वॉल है इसको डेवलप किसने किया है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हेबियस कॉर्पस। अभी कोई मिनिस्टर की वाइफ ने पिटीशन डाली है। अभी हम फिलहाल के लिए ये समझते हैं कि हेबियस कॉर्पस है क्या। देखिए मान लीजिए किसी पर्सन को, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने, जैसे कि मैंने, अरेस्ट कर लिया हो या अपने पास पकड़ के रखा हो, या किसी पब्लिक अथॉरिटी ने, जैसे पुलिस होगी, ईडी होगी या कोई भी होगी, उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, तो उस पर्सन को रिलीज करने के लिए ये आपकी हेबियस कॉर्पस रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपका इशू करता है अंडर आर्टिकल 32, वेयर एज हाई कोर्ट इसे इशू करता है अंडर आर्टिकल 226। इसके अलावा 4 और रिट्स होती हैं आपकी। वन इज मैंडेमस, जहां पर आप पब्लिक अथॉरिटी को उसकी ड्यूटी करने के लिए डायरेक्ट करते हैं, जैसे इसमें कोई भी पब्लिक बॉडी हो सकती है, कॉर्पोरेशन हो सकता है, ट्रिब्यूनल हो सकता है, इंफीरियर कोर्ट हो सकता है या गवर्नमेंट भी हो सकती है। तीसरी आपकी रिट है दैट इज क्यू वारंटो। अब देखिए क्यू वारंटो में क्या होता है कि भाई मान लीजिए एक पब्लिक ऑफिस है, इस ऑफिस में अनएथिकली मैं आके बैठ गया हूं, मतलब मैंने इस ऑफिस की सीट पे कब्जा कर लिया, मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं था, तो उस ऑफिस को विकेट करने के लिए यहां पर क्यू वारंटो रिट इशू करता है आपका कोर्ट। ये जनरली आपके जुडिशरी, क्वासी जुडिशरी बॉडी और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के खिलाफ ये रिट इशू की जा सकती है। इसके अलावा प्रोहिबिशन, जहां पर एक लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट या आपके हाई कोर्ट ये कहते हैं कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है केस, इसे आप ना लीजिए, तो ये जनरली आपकी जुडिशरी या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के खिलाफ ही आपकी रिट इशू हो सकती है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी के बारे में बात की जाए तो ये रिट इशू की जाती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जब वो कोई पेंडिंग केस आपके लोअर कोर्ट से अपनी तरफ ट्रांसफर करना चाहता है। ये जनरली किसी स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस के खिलाफ रिट इशू हो सकती है। तो इस आर्टिकल में इन्हीं 5 रिट्स के बारे में आपको जानना था। वैसे आर्टिकल में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। देखिए आप सभी को पता होगा भारत के अंदर 705 आपके ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इसमें से तकरीबन 75 ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, दैट इज पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया है, जैसे अगर किसी ट्राइबल ग्रुप की पॉपुलेशन में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा हो, उनमें लिटरेसी रेट कम हो, फिजिकली वो आइसोलेटेड एरिया में रहती हो, जिनके रिटन कोई लैंग्वेज ना हो, और जो सिंपल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, एग्रीकल्चर में प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, ऐसी सभी ट्राइब्स आपकी प्रिमिटिव या पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आती हैं। अब देखिए मैंने अभी बोला प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, तो बेसिकली स्टार्टिंग में इसका नाम 1973 के देबर कमीशन के अकॉर्डिंगली यही रखा गया था। उस समय प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स आपके 52 हुआ करते थे। 1993 में 23 और ऐड करके अब 75 हो गए। हाईएस्ट पॉपुलेशन इसकी उड़ीसा में देखने को मिलती है। अब अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट 2023-24 में अनाउंस किया था कि लगभग 1500 करोड़ हम खर्च करेंगे इन पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की उत्थान के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को स्टार्ट किया गया, जो कि 3 साल तक एप्लीकेबल रहेगा। इसमें हमारा फोकस है कि कैसे हम इन्हें बेटर हेल्थ केयर, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, इस तरह की सर्विसेज दे सके जो कि बेसिक डिमांड है हर एक इंसान के लिए। और इसके अलावा हम इनकी अर्बन एरियाज और आसपास के एरिया में कनेक्टिविटी को भी यहाँ पे इंश्योर करेंगे। तो यहाँ पर स्पेशल फोकस हमारा उन विलेजेस पे रहेगा, उन विलेजेस के डाटा कलेक्शन के ऊपर रहेगा जहाँ पर आपके पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रहते होंगे।
तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें यह कहा गया कि होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन आपका 7 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। अब आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है। देखिए, होलसेल लेवल पे जब आप ये देखते हैं कि कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, मतलब जब आप प्राइसेस के वेरिएशन को चेक करते हैं, इसे कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसे कैलकुलेट करता है आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, और इसके लिए बेस ईयर रहता है आपका 2011-12। ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज प्रैक्टिस है। इससे हम पता लगाते हैं कि कब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ रही है या कब इन्फ्लेशन आपकी कम हो रही है। अभी फिलहाल इसके कम होने के पीछे 2 रीजन बताए जा रहे हैं कि एक तो बेस इफेक्ट है, मतलब जो जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो वैल्यू पहले बहुत ज़्यादा थी, उसके मुकाबले अभी वैल्यू कम हुई है, तो इसकी वजह से आपकी WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स कम हुआ है। इसके अलावा ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में प्राइस जो है आपके कम हुए, चाहे फ्यूल की बात करें, फूड की बात करें, इसका भी इम्पैक्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअल में ये आपका प्राइस यानी कि होलसेल प्राइस कम हुआ है। तो यहां पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही समझना था। आइए एक बार बात कर लेते हैं डिसइन्फ्लेशन के बारे में भी। देखिए, कल का ये हमारा आर्टिकल है जो पेंडिंग रह गया था। देखिए, 2 टर्म्स होती है, एक होती है डिसइन्फ्लेशन, एक होती है डिफ्लेशन। इन दोनों में बुनियादी फर्क आपको पता हो तो आप कभी भी एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। अब देखिए, डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपकी इन्फ्लेशन की दर के अंदर कमी आ जाए। जैसे मान लीजिए पहले 10% के हिसाब से किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन थी, अब घट के 7% पे पहुंच गई है, मतलब इन्फ्लेशन अभी भी है। इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल राइज इन प्राइस ऑफ सम सर्टेन कमोडिटी। अब यहां पर इन्फ्लेशन आपको अभी भी दिखाई दे रहा है, बट स्टिल ये पहले की तुलना में कम हुआ, तो इसे कहा जाता है डिसइन्फ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या होता है? जिसे आपने जब नोटबंदी का समय देखा होगा, नोटबंदी के समय पे क्या हुआ था कि भाई आपकी जो कमोडिटीज की प्राइसेस है, खासकर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के, ये प्राइसेस एकदम से नीचे श्रिंक हो गए थे। मतलब पहले 10 रुपए की बिकने वाली चीज अब 3 रुपए में बिकने लगी थी। तो ऐसी जो सिचुएशन हो जाती है, इसे कहा जाता है डिफ्लेशन। तो इन दोनों के बीच में बुनियादी ये फर्क आपको पता होना चाहिए। अभी डिसइन्फ्लेशन के पीछे कारण वही सेम है जो आपको WPI के पीछे देखने को मिल रहा है। पहला, ग्लोबल कमोडिटी के प्राइसेस आपके कम हो रहे हैं, चाहे आप बात करें फ्यूल की और चाहे आप बात करें फूड की। इसके अलावा आपको स्लो डाउन देखने को मिल रहा है बहुत सी मेजर इकोनॉमीज में, जिसकी वजह से डिमांड कम हुई है। और साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि भारत के अंदर जो आपका RBI है, इसने बहुत लंबे समय से टाइट मनी पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी थी, तो इसकी वजह से भी ये इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि आपकी इन्फ्लेशन जो है उसकी दर में कुछ कमी आई है। तो आज के इस डिस्कशन में इतना ही था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज UPSC मंच। धन्यवाद, कल मिलते हैं फिर से।